क्या भारत मंदी में है या फिर मंदी आने वाला है? बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी गिरावट के साथ खुला है आज शेयर बाजार। ये एक सवाल वो हर एक इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हो, ईटीएफ में कर रहा हो या फिर इंडियन मार्केट के किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, सबको डरा के रख दिया है। या फिर आने वाले वक्त में इंडिया एक लॉकडाउन देख सकता है संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है और लॉकडाउन का मतलब मार्केट का कंप्लीट क्रैश। सेंसेक्स करीब 1000 अंकों तक टूट गया, जबकि निफ्टी में भी 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? ये सवाल हर एक इन्वेस्टर्स के दिमाग में लगातार बने जा रहे हैं। वो इन्वेस्टर जिसने पहले से वो पोर्टफोलियो में अच्छे अमाउंट्स एसआईपी के थ्रू से इनपुट कर दिया है वो, या फिर जो नए एसआईपी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए थे पहली बार, भाई चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंशियल फ्री होते हैं, उनके दिमाग में भी चीज़ आ रहा है। और वो भी बंदे जो पहली बार इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, सबके दिमाग में ये सवाल हर दिन बहुत ही जोरों से घातक अटैक कर रहा है। और अगर मंदी में गया मतलब मार्केट स्टक हो जाएगा, लगातार एक जगह पे स्टक हो जाएगा और मार्केट को निकलने में हो सकता है सालों साल लग सकता है। ये सवाल एक्चुअल में बहुत ही जेन्युइन है, लेकिन इसकी सच्चाई भी समझना जरूरी है कि भाई इसका अहम रोल क्या है, किस कारण से हो रहा है, इससे निकलने में कितना समय लगेगा और आगे का पृष्ठभूमि क्या है। क्या हमें आगे इस चीज़ को लेके जो डर है वो खत्म करना चाहिए या फिर इस डर सही है? क्योंकि लगातार देख रहे हैं ना कि हम लोग एसआईपीज बंद हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मार्केट में कम जा रहे हैं और लगातार देख रहे हैं मार्केट गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। लास्ट 2 साल में सबका नेगेटिव रिटर्न बना हुआ है। अगर किसी ने 1 लाख डाला तो 6% का अभी भी घाटा में चल रहा है। तो मार्केट का जो कंडीशन है ना, सबको डरा के रख दिया है। तो चलिए एक एक करके पहले रीजन समझेंगे कि भाई ये रीजंस क्या है, किस कारण से मार्केट में जो मंदी का जो सिचुएशन बना है किस कारण से है। और सेकंड हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उसके रीजंस के बाद उसका सोल्यूशन क्या है, क्या सोल्यूशन है, स्मार्ट मनी कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया का बाजार तो बढ़ रहा है, इंडिया का बाजार क्यों इतना गलत परफॉर्मेंस कर रहा है? दुनिया का बाजार में क्या कारण है जो भाई इतना अच्छा ग्रो कर रहा है और इंडियन मार्केट में ही ये स्टेप्स क्यों हो रहे हैं? यहाँ कोरियन बाजार मतलब साउथ कोरिया का जो मार्केट है, यहाँ पे सैमसंग जैसे कंपनीज लिस्टेड है, वहाँ पे वो हम लोग देख रहे हैं क्या, वो मार्केट लगातार 5-6 साल से एकदम कंसोलिडेट था। जापानीज मार्केट को देख लो, वो मार्केट अभी अचानक से देख रहे हैं 30% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट लास्ट 2 साल में हम लोग देख रहे हैं नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई इसका मेन रीज़न क्या है इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका आगे का रास्ता क्या होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक स्टेप्स करके ध्यान से सुनिएगा कि मार्केट को नीचे गिरने के पीछे रीजंस क्या है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने बात किया ना कि भाई आप लोग 1 साल के लिए अपने शादी या कोई भी इवेंट्स के लिए सोने मत खरीदो। साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। पेट्रोल डीजल को बचा बचा के यूज़ करो। आप इंटरनेशनल ट्रिप मत करो, शादी डेस्टिनेशन वेडिंग आउट ऑफ इंडिया में जाके मत करो। ऐसे चीज़ें बात किया गया है जो कि लोगों को डरा रहा है। लोग को लग रहा है कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। तो ये और मंदी का जो डर है ना, हर एक इन्वेस्टर्स, हर एक जो मार्केट को देख रहा है सबके पास पड़ा हुआ है। तो और इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री का ऐसे बातें बोल देना कहीं ना कहीं डराना जेन्युइन है। सबको डर लगता है भाई, ठीक है, गला सबका सुख रहा है इस चीज़ को लेके, लेकिन यहाँ माउंटेन ड्यू से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, एक्चुअल काम करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो चलिए पहले एक एक करके पहले रीजन समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला अगर रीजन की बात करें तो वो है लगातार क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है। हम लोग देखिए, अगर हम जो अभी आज से 2 महीना पहले अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल का प्राइस $60 से $65 पर बैरल, और आज कितना है पता है? $112 पर बैरल। वो वक्त भी नहीं लगेगा कि 120 टच कर जाएगा, लगभग डबल के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। 2 महीना में क्रूड ऑयल लगभग डबल हो चुका है प्राइस पर बैरल। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा तो मतलब इंडिया में जितने भी कंपनी हैं सारे का क्या होगा, घाटा लगना शुरू होगा। तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट का दाम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्या क्यों घाटा लगेंगे? तो सिंपल सी बात है, क्रूड ऑयल से बनता क्या है, पेट्रोल डीजल ये सब बनता ना, या फिर ऑयल से बनते हैं, बहुत से टाइप की चीज़ें बनते हैं। अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया मतलब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा। हम लोग एक चीज़ है, इंडिया में क्या था, हम लोग 2 महीना में जो चीज़ें हुआ ना, हम लोग को इफेक्ट कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि 2 महीना तक हमारे इंडिया में इलेक्शन चल रहा था। जब इलेक्शन चल रहा था तो भाई हमारे सरकार ने एक बार भी ये चीज़ नहीं बोला कि भारत का कंडीशन कितना खराब हो चुका है, क्योंकि हम लोग 2 महीना का हमारे पास क्या था, रिजर्व रहता है। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आया, ठीक है, हमारे मोदी जी ने बहुत सारी बातें कर दिया। पेट्रोलियम से लेके हम लोग देख रहे हैं भाई सोने के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है वो बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब पेट्रोल डीजल का भी दाम बढ़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पेट्रोल डीजल वाले जो कंपनीज हैं इंडिया के, वो पर डे 1000 करोड़ का लॉस में है। तो भाई धीरे धीरे वो भी बढ़ने का संभावना है। तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ रहा है, और पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ रहा है तो मतलब क्या है, कंपनीज को कोई भी सामान
कैसे बनता है। आप फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, जो आपके घर में आता है। लाइक मैं अगर सिंपल बोलूँ तो सुबह में हम लोग का क्या बनता है, ब्रेड ब्रेड खाता है, ठीक है, पीनट बटर ब्रेड, ये सब चीज़ें जितना भी चीज़ें बन रहा है वो क्या इंडिया में एक ही जगह पे बन के आपके घर में, आपके घर के बगल में बन रहा है क्या? भैया आपके घर के बगल में बन भी रहा होगा ना, तो उसका जो रॉ मटेरियल्स है ना, उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आउट ऑफ इंडिया से क्या हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है। आउट ऑफ इंडिया से क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर लाया जा रहा है। फिर वहाँ पे फैक्ट्री क्या किया, उसको बनाया, और उसके बाद क्या किया, वहाँ से फैक्ट्री में आप जाके तो ले नहीं रहे हो, वहाँ से क्या हुआ, आपके घर तक आने के लिए क्या हो रहा है, किसी ना किसी गाड़ी से तो लाया गया होगा ना, और उस गाड़ी में क्या है, डीजल्स यूज हो रहे हैं, पेट्रोल यूज हो रहे हैं। तो जो भी एक्सपोर्ट रॉ प्रोडक्ट से लेके फाइनल प्रोडक्ट को आपके घर तक पहुंचाने में क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट करने में लगातार क्या हो रहा है, पेट्रोलियम का दाम बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका लागत कहाँ चला जाएगा, जुड़ जाएगा, वो प्रोडक्ट में चढ़ जाएगा। वो प्रोडक्ट का क्या होगा, दाम बढ़ जाएगा, या तो दाम बढ़ जाएगा या उसका क्वांटिटी कम कर दिया जाएगा। दोनों चीज में से कुछ भी पॉसिबल है। जैसे हम बिस्किट के बारे में बात करें, हम लोग पहले पार्ले जी में 12 बिस्किट देखते थे, अभी कितना हो गया, 5 बिस्किट पे आ गया है, ठीक है। तो हम लोग वो भी जनरेशन से हैं कि भाई 12 बिस्किट से 5 देखें, सेम प्राइस रखना है उनको, 3 रुपये में बेचेगा, 4 रुपये में बेचेगा, 5 रुपये में बेचेगा, लेकिन क्या करेगा, दाम कम, दाम तो वही रख रहा है, लेकिन क्या कर, नंबर ऑफ बिस्किट्स कम किया, पैकेटिंग का साइज कम कर किया जा रहा है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट है, मैं फॉर एग्जांपल से बात करता हूं, अगर किसी ने एक बिस्किट खरीदा, ठीक है, किसी ने एक बिस्किट खरीदा, मान के चलो 10 रुपया का, ठीक है, पहले खरीदता था 10 रुपया में, और आज उसका मान के चलो दाम हो गया 12 रुपया। तो भाई आदमी कमा तो उतना ही रहा है, तो क्या करेगा, धीरे प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका खपत थोड़ा सा कम करने लगा धीरे धीरे। भाई थोड़ा सा जहाँ 3 बिस्किट खा रहे थे, चलो आज से अब 2 ही बिस्किट खाते हैं। मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल सारे प्रोडक्ट्स में ऐसे हो रहे हैं। तो अगर प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका डिमांड कम होना शुरू हो जाएगा, और जब डिमांड कम थोड़ा होना शुरू होगा तो क्या होगा बताओ, डिमांड कम होगा तो जो भी कंपनीज हैं उसका रेवेन्यू कम होगा, उसका रेवेन्यूज कम होगा तो क्या होगा, जब शेयर मार्केट में उसका प्राइस में भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि उसका वो क्या हो रहा है, उस तरह से ग्रोथ नहीं है जैसे पहले ग्रोथ चल रहा था, तो मार्केट को गिरना ही पड़ेगा, तो मतलब मार्केट को नीचे फॉल होना होगा, उसका स्टॉक का वैल्यू कम होगा। भारत में ना हम अपना जरूरत का 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल क्या करते हैं, विदेश से आयात कर रहे हैं। जब विदेश से हम आयात कर रहे हैं तो हम लोग का भाई क्रूड ऑयल पर हम लोग बहुत डिपेंडेंट हैं, तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा वैल्यू मैटर करता है। भाई जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा अपना कंट्री में प्रोडक्ट का दाम बढ़ना शुरू होगा, और उससे क्या होगा, स्टॉक मार्केट में इफेक्ट आना ही आना है। क्या अब पर तेल का प्राइस बढ़ रहा है, डॉलर का भी मांग बढ़ेगा, आयात बिल बढ़ जाएगा, और क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट हम लोग क्रिएट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यूएस, ईरान, इजराइल का जो मिडिल ईस्ट का टेंशन है वो, क्योंकि दुनिया का ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज वाला जगह है ना, वो दुनिया का लगभग 20% और भारत का लगभग 25 से 40% का क्रूड ऑयल उसी रास्ते से इंपोर्ट होता था, हमारे कंट्रीज में आता था, ठीक है। अब वहां पे क्या है, ब्लॉकेज लगा हुआ है, वहां पे क्या हुआ है, लड़ाई चल रहा है, बम फूट रहा है, रोज का रोज धमाके हो रहे हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष क्या है, रेडी नहीं है भाई हम झुक जाएं। दोनों एक के बाद एक, कोई शेर तो कोई सवा शेर बन के, कोई टैक्स वसूल रहा है तो कोई कह रहा भाई अगर तुम उधर से आओगे हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो ये कंडीशंस ऐसे बन चुका है ना कि भाई वहां से जो है ना कुछ लिमिटेड ही शिपमेंट्स पार हो रहे हैं। अब क्या है, दुनिया को ये भी पता नहीं है ना कि ये भाई कब तक चलना है, ये लड़ाई कब खत्म होगा, कल होगा कि परसों होगा। जब आपको ये पता नहीं है तो दुनिया में जो भी कंट्रीज हैं सब क्या सोच रहे हैं कि भाई एक काम करो, जितना भी हो सके क्रूड ऑयल मंगाओ, क्योंकि अपना फ्यूचर का पता नहीं है ना, फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो डिमांड क्या हो रहा है, लोग डिमांड ज़्यादा, कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल मंगाने की कोशिश कर रहा है। क्यों, जहां से भी अवेलेबल हो, अगर इस रोड से नहीं आ रहा है तो जिस कंट्रीज के पास भी है वहां से मंगाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। अब अगर वहां से उसको मंगाया जाएगा, ठीक है, तो क्या हो रहा है, डिमांड अचानक से सब कोई बढ़ा रहा है। क्यों, सब चाहता है भाई अपना स्टॉक बढ़ा के रखो, क्योंकि ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो हो सकता है कि लंबा चल गया तो भाई देश का इकोनॉमी चौपट हो जाएगा, तो इससे अच्छा है तो लोग क्या कर रहा है, इधर उधर जहां से अवेलेबल हो रहा है महंगा महंगा जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, अपना स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बात यह है कि दुनिया का सबसे ज्यादा इंपोर्ट तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से हो रहा था, और वही ब्लॉकेज लगा हुआ है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल का भी दाम क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, जो मैंने पहले बताया। और क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा तो क्या होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे। क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा तो भाई फ्लाइट्स के दाम बढ़ेंगे, हाँ, क्योंकि उसमें भी पेट्रोलियम यूज हो रहा है। तो भाई पूरा मार्केट क्रूड ऑयल पे चल रहा है। क्रूड ऑयल नहीं होगा तो पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोल डीजल सब निकलेगा नहीं, और वो नहीं निकलेगा तो वो सिंपल सी बात है, समझ रहे हो ना, सारा क्रूड ऑयल से ही इकोनॉमी चल रहा है। अब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमी के लिए क्या है, सेटबैक है। भारत का जो रुपया है ना, आज अगर हम आज की बात करें भाई तबाही मच चुका है, 96 रुपया से भी ज्यादा हो चुका है $1 का वैल्यू। अब बोलोगे भैया भरने दो ना रुपया, क्या मतलब है अपना,
क्या हो जाएगा अपना, मेरा क्या चला जाएगा मतलब हम अपना कंट्री में डॉलर हम लोग थोड़ी ना कुछ यूज करें कि भाई रुक जाओ। ऐसे सोचोगे ना तो देश आगे नहीं बढ़ना है। देश के बारे में ऐसे नहीं सोचते हम लोग, कैसे सोचते हैं समझो। अब क्या है, मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको इजी होगा समझना, ठीक है। क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है, ठीक है। सिर्फ क्रूड ऑयल का दाम नहीं बढ़ रहा, ध्यान से समझना। पहले कितना रुपया था, पहले 2 महीना पहले अगर बात करें तो क्रूड ऑयल का दाम कितना था? क्रूड ऑयल का दाम था पहले 8 से 65 डॉलर पर बैरल। अभी कितना चल रहा है? 112 डॉलर पर बैरल। वो दिन दूर नहीं है जब 120, 25, 30 भी चल जाएगा। देखो क्या हुआ, उसका रेट बढ़ रहा है। अब सिर्फ रेट का नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रूड ऑयल अपना कितना 15% अपना आसपास का जो कुआं है ना इंडिया का, वहां से 15% ही क्रूड ऑयल आता है। बाकी 85% हम लोग दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हम अपना रुपया तो दे नहीं रहे हैं, क्योंकि भैया क्यों नहीं रुपया, हम दे देते ना रुपया, रुपया से काम हो जाएगा अपना, प्रिंट मारेगा आरबीआई अपना। भाई कहेंगे ऐसे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? तो इसका रिजल्ट समझो। 1970 में ना पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट, सारे जड़ का फसाद यहीं पे फंसा हुआ है। उसका मतलब ये है कि भाई क्रूड ऑयल अगर बेचोगे तो उस पर क्या करना पड़ेगा, जो गल्फ कंट्रीज है ना जहां पे सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल हैं, अगर क्रूड ऑयल तुम बेचोगे तो तुमको डॉलर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सिर्फ डॉलर ही लेके बेचना पड़ेगा। तो ये देखो इसके पीछे क्या चीजें हैं, अगर आप बोलोगे कमेंट करना। और भाई जिसने भी पहली बार वीडियो देख रहे हो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिले। अगर क्रूड ऑयल डॉलर में ही बिकना है, ठीक है। अब देखो पहले कितना हो रहा था, ध्यान से समझना एक बार, इस बात को अगर समझोगे ना आपको बहुत बड़ा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाएगा। पहले मैं एग्जांपल से बात करूं, ठीक है। $60 पर एक बैरल का दाम था, अभी कितना हो रहा है, और अभी कितना चल रहा है? $112 पर बैरल, ये रेट चल रहा है, ठीक है। लेकिन बात यहां ये है, ये कब है? 2 महीना पहले की बात, 2 मंथ बिफोर, चलो 2 मंथ पहले कब। और अब ये क्या है? करंट कंडीशन। अब देखो अब क्या है कि पहले $60 पर बैरल था, अभी $112 हो गया। लेकिन भैया पहले डॉलर सस्ता था, अपना इंडिया का करेंसी बेटर था। मतलब इस वक्त जब था ना तो इंडिया अपना कितना था, 89 रुपया पर क्या, पर डॉलर था 2 महीना पहले। लेकिन अभी क्या हो रहा है पता है? लगभग आज का कंडीशन ये हो गया है कि मतलब 96 रुपया पर हो गए हैं पर डॉलर। अब बताओ इस वक्त एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी सस्ता था, मतलब क्रूड ऑयल भी सस्ता था, और हमारा क्या था, रुपया भी रिस्पेक्टिवली इसके क्या थे, बेटर परफॉर्मेंस में थे। आज रुपया भी गिर गया, यानी कि आज हम लोग को एक तो डॉलर ज्यादा देना ही पड़ रहा है, और उस डॉलर को खरीदने के लिए भी हम लोग को रुपया भी ज्यादा देना पड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है इसके का, रुपया गिरने से क्या हो रहा है, अब फिर वही बात है कि रुपया ज्यादा गिर रहा है, तो इससे क्या हुआ, मार्केट में हम लोग को क्रूड ऑयल महंगा पड़ रहा है। फिर वही रिपीट में जो पहले बताएं कनेक्शन समझो। तो क्या हो रहा है कि भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे, और अगर महंगे हो रहे हैं तो सारे जितने कंट्रीज में जितना इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं, आर्थिक जो भी चीज़ें हैं भाई, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सब में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इफेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। अब बोलो भाई सर्विस सेक्टर में कैसे, आप एम्बुलेंस से यूज़ कर रहे हो सर्विस सेक्टर में, भाई वहाँ भी तो पेट्रोलियम यूज हो रहे हैं, वो भी महंगे हो रहे हैं ना, सब हर चीज़ में महंगाई आ रहा है, ठीक है। अब देखो सिर्फ रुपया वीक होने से सिर्फ यहाँ पे इफेक्ट नहीं हुआ। अब देखो सेकंड सबसे बड़ा गलती क्या हुआ है, अब देखो आपका एक दोस्त है इन्वेस्ट, बाहर रुपया जैसे वीक हुआ ना तो बाहर से इन्वेस्टर्स भी क्या हो रहे हैं, इंडिया में ना नहीं आना प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि भाई ऐसा क्या है, मतलब समझ में नहीं आया बात आपका, कहेंगे ध्यान से समझना। कंसिडर करो आपका एक दोस्त है, ठीक है, वो अमेरिका में रहता है, वो क्या किया, 2 महीना पहले वो यहाँ पे आया, कहाँ पे, इंडिया में आया, ठीक है। बोला भाई तुम्हारा इंडिया में आके, मतलब वहाँ का अमेरिकन आदमी है, इन्वेस्ट करना चाहता है। वो क्या किया, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो वहां से आया, वो वहां से $1 लेके आया, मैं सिंपल बोलूँ तो $1 लेके आया, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ चेंज हुआ तो 89 रुपीज़ मिला उसको, ठीक है। और वो क्या किया, इसको इन्वेस्ट कर दिया कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। अब अभी का कंडीशन समझो, ये 2 महीना पहले कंडीशन था। अभी क्या हुआ, उसको यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हो उसको लेके क्या कहा, भाई चलो निकलते हैं, क्या चलो फिर निकलते हैं। जब ये जाने लगा ना तो क्या करेगा, पहले मान के चलो इसका कुछ प्रॉफिट हुआ, मान के 2 रुपया का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो उसके पास कितना हो गया, 90 रुपया, ठीक है, 90 रुपया। अब वो जाने लगा कहाँ पे, अमेरिका, यूएस, ठीक है। तो ये 90 रुपया क्या किया, पहले ऐसे तो है कि रुपया लेके चल जाएगा अमेरिका, वहाँ पे कोई उसका इज्जत नहीं होगा वहाँ पे, तो पहले डॉलर खरीदेगा। जब डॉलर खरीदने गया अभी, तो अभी कितना हो गया भाई, $1 के लिए 96 हो गया भाई, कि हमको देखो 90 रुपया ले लो, और हमको क्या करो, हमको अपना कंट्री जाना है, अपना देश वापस चलना है, इन्वेस्टमेंट था बेच दिया, अब हमको अपना देश जाना। तो देखता भाई यहाँ पे कह रहा भाई अब तुमको $1 से भी कम मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा,
97 ऐसा डॉलर मिलेगा। सेंट मतलब ये तो सेंट में आएगा, ठीक है। आपका जो डॉलर का इकोनॉमी बेसिक में आता है, आपका जैसे यहाँ पे रुपया का पैसे आता है वैसे ही। अब कहता भाई हम तो $1 लेके आए तो हमको घाटा हो गया, हम तो यहाँ प्रॉफिट भी कमाए थे अब तुम्हारे यहाँ से। कहता भाई प्रॉफिट तो तुमने स्टॉक बेच के कमा लिया, लेकिन हमारा रुपया ही कमजोर हो गया ना। तो जब यहाँ से जाएगा ना तो उसको घाटा हो रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है ना वो लगातार क्या कर रहे हैं, इंडिया से सेलिंग करके निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोच रहा भाई इंडिया का करेंसीज कहीं ऐसा ना हो कि 100-150 रुपया पर पे पहुंच जाए तो यहाँ कुछ प्रॉफिट बन ही नहीं पाएगा। और ये चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि भाई सोने मत खरीदो, ये मत करो, वो मत कर दो। भाई इंडिया वो वक्त में नहीं है। आज से जो हम लोग 5 साल पहले इंडिया था ना, उसको आज में लॉजिकल थिंकिंग थोड़ा अलग हुआ है चीज़ें। लोग सवाल कर रहे हैं, लोग क्यों गोल्ड नहीं खरीदना चाहेंगे देशभक्ति के लिए, ये सवाल लोग बहुत ज़्यादा करना शुरू करेंगे। क्योंकि ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट यहाँ पे नहीं है। ये डॉलर का रुपया का कमजोर होना यहाँ नहीं रुकेगा। आप सोना कितना रोक लोगे, आप थोड़ा सा क्या करोगे, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बचा लोगे, ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। इसलिए रुपया का वीक होना, बाहर से इन्वेस्टर भी कम आएंगे, और बाहर से इन्वेस्टर अगर कम आएंगे तो फिर अपना रुपया स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो सरकार को उसके ऊपर एक्चुअल काम करना पड़ेगा। ये फालतूगिरी से नहीं होगा भाई, सिर्फ ऐसे बोल दो कि डॉलर अभी विदेश यात्रा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। भाई कितना रोकेंगे, हमारी जनसंख्या कम नहीं है। एक बार सोच के देखिए मोदी जी, हमारा जनसंख्या इतना नहीं है कि आपको आप देश के अंदर में कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं इसके कारण से, कितने सुनार लोग अब हालत खराब हो चुका है, जो उसका रोजी रोटी था वो आप ड्यूटीज लगा दे रहे हो उसके ऊपर। हाँ, मैं एक चीज़ फिर कहूँगा, मोदी जी ने एक अच्छा स्टेप अभी क्या हुआ है कि उसने फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो बॉन्ड में जो इन्वेस्ट करते थे उनके लिए थोड़ा टैक्सेस कम किए हैं। तो क्या होगा, अगर टैक्सेस कम किए तो लुभावने के लिए कि भाई आओ तुमको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा करेंसी में जो यहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ना ये ट्रांजेक्शन में, आपको भाई प्रॉफिट तो किया, लेकिन जब जाने लगे तो आपका डॉलर कम मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। थोड़ा सा ये ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ग्राउंड लेवल में जो काम करने वाला है। ये जो लोगों से अपील कर रहे हैं लोग, 2 दिन 4 दिन के बाद भाई आप कंसिडर करो ना, आपका कल शादी है, आप बोलोगे भाई मोदी जी ने बोला है कि भाई गोल्ड नहीं खरीदने के लिए शादी वादी में, तो दुल्हन की तरफ से क्या बोलेगा पता है कि भाई मोदी ने तो शादी भी नहीं किया है तो तुम भी क्यों कर रहे हो। सवाल समझो, जवाब यहीं पे है। उसके बाद बहुत अहम बात वो है भाई अपना इंडिया का जो इकोनॉमी है ना, उसमें आईटी सेक्टर्स, विप्रो, बहुत सारे हमारा आईटी कंपनीज हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। अपना कंपनी, क्योंकि हम लोग देखते थे निफ्टी में सबसे ताकतवर काम करने में काम आता था ये सब। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री को बाद एचडीएफसी के बाद बात करें तो आईटी कंपनीज का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन लगातार क्या हो रहा है, आईटी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होते जा रहा है। अब बोले भाई ऐसा क्या होगा, अपना इंजीनियर आईआईटी का जो इंजीनियर है वो अच्छे नहीं है। भाई आईआईटी के इंजीनियर अच्छे हैं, बात प्रॉब्लम वो नहीं है। हम लोग का आईटी कंपनी जो है ना, अपने आप को टाइम के साथ अपग्रेड करना नहीं चाह रहे हैं। आप कहो क्या, भाई देखो दुनिया क्या कर रहा है ना, एआई पे शिफ्ट हो रहे हैं और अपना आईटी कंपनीज वहीं पड़े हुए हैं। हमारे पास एआई का, हम लोग एआई का कोई भी मॉडल्स नहीं बना रहे हैं। भैया हम लोग एआई तो यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी में हम लोग फोटो एडिट तो कर दे रहे हैं ना, चैट जीपीटी से सब चीज़ पूछ तो लेते हैं कि भाई हम लोग कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं है उसके, एक्चुअल हकदार हम नहीं है उसके, हमने उसे बनाया नहीं है। तो क्या चाहिए भाई, दुनिया को एक टाइम था पूरा आईटी का सारा सर्विसेज इंडिया देता था, आईटी हब माना जाता था इंडिया के। लेकिन आज क्या हो रहा है, लगातार दुनिया में आईटी कंपनीज का डिमांड कम हो रहा है। क्यों? इसके पीछे एक बहुत शानदार रीजन है। चैट जीपीटी का जो पेरेंट कंपनी है कौन है, ओपन एआई, और क्लाउड्स उसका जो है एंथ्रोपिक, ये दोनों मिलके अपना एक ना प्रोग्राम रेडी किया है। उसका पता है ना उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा कि भाई जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है ना उसके अंदर में घुस के काम करना, ऑटोमेटिक उसको रिपेयर करना। और आईटी कंपनीज हमारे यही काम किया करते थे। भाई दूसरे कंट्री, जैसे कि कोई भी बाहर का कोई कंपनीज है, वो कोई सॉफ्टवेयर रन करता है, उस पर पूरा कंपनी चल रहा है, तो हमारे आईटी इंजीनियर्स क्या करते थे, उसका रिपेयरिंग काम करते थे। लेकिन अब क्या बोल रहा है भाई, डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ये दोनों कंपनी मिलकर एक बना रहा है, ठीक है, क्लाउड्स का एंथ्रोपिक, आपका चैट जीपीटी का जो पेरेंट कंपनी कौन है, ओपन है, ये दोनों जो मिल के बना रहा है ना, तो इसके बाद कहा जा रहा है कि भाई जो भी ये सब चीज़ें हैं ना कि भाई रिपेयरिंग वाला काम जो है सॉफ्टवेयर के अंदर में, या फिर ये सब चीज़ें ये हम एआई से ही करवा देंगे। आप चैट जीपीटी या ये सब सिर्फ एज ए चैट बॉट काम नहीं करेगा भाई, चैटिंग करके सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब वो क्या करेगा, कंपनी के सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होके वही सारा चीज़ का अपने आप रिपेयरिंग करते रहेगा, और सस्ता भी पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन इंटैक्ट नहीं है, ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होगा, सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करेगा। तो क्या हो रहा है, हमारा आईटी कंपनीज अभी अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट में सारे आईटी कंपनीज ऑलमोस्ट 52 वीक के लो पे पड़े हुए हैं और लगातार रेवेन्यू पे इफेक्ट हो रहे हैं।
तो क्या होगा भाई, अगर आईटी कंपनीज नीचे जा रहे हैं तो मार्केट में इफेक्ट तो होना ही है। वही मैंने जो बताया, ओपन एआई और एंथ्रोपिक मिलकर जो है ना एपीआई नहीं बेच रही है, वो क्या कर रहा है, डिप्लॉय कॉम जैसे प्रोजेक्ट में सीधे ग्लोबल एजेंट्स को एआई सोल्यूशन दे रहे हैं। वही मैंने जो आपको बताया, ठीक है। ये क्या करेगा, आईटी कंपनीज का जो मिडिलमैन का काम करता था ना, वो रिपेयरिंग वाला, वो रिपेयरिंग का काम भी क्या करेगा, ये खुद से बोल रहा है कि भाई हम कंपनी का एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर है ना उसी के अंदर घुस उसी में इंटीग्रेट कर देंगे, वो अपने आप सब चीजों को क्या करेगा, आप सिर्फ रिबूट करोगे वो अपने आप सब सही सॉल्यूशन करके दे देगा आपको। आपको किसी भी आईटी कंपनीज वाले के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको क्या होगा, छोटा कुछ रुपया देके, छोटा डॉलर देके आपको सब्सक्रिप्शन बाय कर लेना उसका, वो अपने आप काम करेगा। अब इससे क्या हुआ, डायरेक्ट जो हमारे आईटी कंपनीज है ना उसका ऑर्डर बुक पे इफेक्ट हुआ है, ऑर्डर्स आना ही बंद हो गया बहुतों से। ये कहीं कहीं डर है जिसका कारण से हमारा ये इफेक्ट हो रहा है। अब क्या है, एक बहुत ही बड़ा रीजन है जो लोग नहीं नोटिस करते। अब बोलोगे भाई क्या हम लोग क्या है, अभी लास्ट 2 साल से बात करें ना, 2 साल से मार्केट कहाँ था, अपना निफ्टी जो था, निफ्टी 50 जो था वो 26,000 के आसपास में था, ठीक है। लेकिन 2 साल से ये मार्केट गिरते 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 कहाँ आ गया है, अभी ये लगभग 23,000 में चल रहा है। तो ये 2 साल से ये हो रहा है। लड़ाई तो 2 महीना पहले हुआ है, जो ईरान इजराइल पेट्रोल डीजल ये जितना मतलब चीजें हुआ है ना, ये क्या हुआ 2 महीना से हुआ। तो ये हुआ कैसे, क्योंकि भाई देखो क्या सीन है, जब दुनिया में ना सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे हम लोग का जो निफ्टी है, निफ्टी जो सबसे सिक्योर माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो 15-20% एनुअल रिटर्न दिए जा रहा था, जो कि अनप्रैक्टिकल लग रहा था दुनिया के लोगों को। तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया था ना उस सबने क्या किया, प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। प्रॉफिट 2 कारण से, एक होता है कि मार्केट में चला था भाई, इंडियन मार्केट क्या हुआ, ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो अब प्रॉफिट बुकिंग आना ही है, नॉर्मल बात था। तो प्रॉफिट बुकिंग क्या किया, स्ट्रॉन्ग रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग आया। पहला रीजन था क्या कि ओवर वैल्यूड हो चुका है, ठीक है, ओवर वैल्यूड हो चुका है। और दूसरा क्या था, जो हमारा रुपया जो कमजोर हो रहा था ना, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पैसा भाई चलो रुपया भी इसका कमजोर हो रहा है और प्रॉफिट भी अच्छा बन गया, तो धीरे धीरे निकलते हैं। तो इसके कारण से मार्केट में करेक्शन, ये नॉर्मल, ये मार्केट के लिए ये चीज है ना कि भाई मार्केट में करेक्शन ये नॉर्मल फिनोमिना, ये होते रहता है। हर 5 साल में 6 साल में एक बार करेक्शन होते हैं, 2 साल के लिए स्टेक होता है, फिर से मार्केट निकलते हैं। लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है, क्या मार्केट ऐसे ही रहने वाला है या मार्केट में और कुछ बेटर हो सकते हैं। तो मैं आपको कंक्लूजन की अगर बात करूंगा तो भाई देखो कंक्लूजन ये है ना, कंक्लूजन इस जगह पे आकर रुकता है कि सबसे पहली बात कि ये जो ईरान इजराइल का लड़ाई चल रहा है ये खत्म होना चाहिए। इसके लिए हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं ना उसके थ्रू से हमें एलाइज के साथ टाई ऑफ करके, जो हमारे मोदी जी अभी यूएई गए हुए थे, कहीं ना कहीं इसी चीज़ के लिए गए हुए हैं, ठीक है। एलाइज के साथ बात करके भाई चीज़ें सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना, ये लड़ाई को टेम्परेरी नहीं परमानेंट खत्म करने का जरूरत है, ताकि क्रूड ऑयल का दाम घटे। क्रूड ऑयल का दाम घटा तो हर चीज़ में सोल्यूशन आएंगे। पहला रीजन कि क्रूड ऑयल का प्राइस को कम किया जाए। सेकेंड क्या है, सेकेंड सबसे बड़ा चीज़ ये है कि भारत सरकार को ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि बाहर से जो है ना इन्वेस्टर्स के लिए कुछ लुभावना चीज़ें लेके आना पड़ेगा। टैक्स में कुछ कम कर दो, जो हमारा अभी जो गवर्नमेंट बॉन्ड या ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जो बॉन्ड में टैक्सेस कम किए गए हैं, ये अच्छे स्टेप्स हैं हमारे मोदी गवर्नमेंट का। इसी टाइप का कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा ताकि बाहर से इन्वेस्टर्स आएँ। बाहर के इन्वेस्टर क्या लेके आते हैं, डॉलर, वो डॉलर अपने यहाँ पे देते हैं, फिर रुपया में वो इन्वेस्टमेंट उसका जाता है अपने हमारे कंट्री का। तो वो डॉलर क्या हुआ, हमारा फॉरेक्स रिजर्व फिर से क्या करेगा, धीरे धीरे करके बढ़ाना शुरू कर देगा। तो बाहर से इन्वेस्टर आना बहुत जरूरी है। बाहर से अगर इन्वेस्टर आया तो क्या होगा ही होगा। बट बात है कि सिर्फ यहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी ही सिर्फ नहीं करना पड़ेगा, हमारे आईटी कंपनीज जो है ना उनको एआई पे काम करना पड़ेगा, या फिर एआई का जो ये वेव है ना वो उसमें इंटर करके अपना प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा ताकि दुनिया वाले हमारे पास आए खरीदने के लिए, हम लोग डिमांड जनरेट करें। मतलब हम लोग ऐसा चीज कुछ बना दें, डिमांड अपने आप ग्लोबल मार्केट से आए, और हमारे ग्लोबल मार्केट का डिमांड आएगा तो क्या होगा, वहां से डॉलर आएगा। डॉलर आएगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या होगा, बढ़ेगा। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा तो अपना क्या होगा, रुपया कंपेरेटिवली धीरे धीरे और स्ट्रांग होगा। जब रुपया स्ट्रांग होगा तो क्या होगा भैया, फिर तो इन्वेस्टर आना ही आना है, दोनों तरफ से चांदी ही चांदी हो जाएगा फिर। ये है, ठीक है। रैली वाला जो बात है वो तो नॉर्मल है, रैली आएगा फिर से मार्केट को एक बार डाउन आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, फिर से रैली आएगा, तो वो नॉर्मल है। लेकिन हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे अपने कंट्रीज में जो प्रोडक्ट का डिमांड ग्लोबली आए, ग्लोबल मार्केट से। भाई हाँ, इंडिया में ऐसा प्रोडक्ट है, जिस तरह हमारा आईटी कंपनी का एक दौर रहा है ना 15-20 साल का, 25 साल का, भाई धमाकेदार, हम लोग पूरा दुनिया को आईटी सर्विसेज दिए, ऐसे हम लोग को एआई के सेक्टर में घुसना पड़ेगा। 2 चीजें हैं, या तो एआई का जो मिथ है ना ये भ्रष्ट हो जाए, एआई में जो चीज चल रहा है वो एआई का अगर मिथ भ्रष्ट हो गया तो अपने आप आईटी कंपनी स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन ये लग नहीं रहा एआई एक्चुअल ग्रोथ है या कि ये बस बबल है, ये अभी तक नहीं पता चला है। अगर बबल हुआ तो आईटी कंपनीज के लिए चांदी चांदी है, अगर नहीं है
तो भाई अपना आईटी कंपनीज को या फिर हम नए कंपनीज उसको एआई में घुसना पड़ेगा और एआई में प्रोडक्ट डेवलप करके दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट है। क्योंकि भाई यूएस का मार्केट जिस तरह से ग्रो कर रहा ना, उसका जितने भी जहाँ भी आईटीज वाले स्टॉक वाले जो भी इंडेक्सेस हैं धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं भाई। दुनिया के बहुत सारे इंडेक्सेस एआईज काम कर रहे हैं, उस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो यही रहेगा अपना कि भाई यही सब चैलेंजेस हैं जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारा अगर स्टेप्स हमारे गवर्नमेंट और हमारे जो कंपनीज हैं सब मिल के अगर करेंगे तो नो डाउट कि एक दिन आएगा फिर से इंडिया का मार्केट रैली करेंगे और ये जो 26,000 का है ना, इसे 36,000 और 40,000 तक भी निफ्टी जाना है। ठीक है, ये डाउट्स ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं, एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। सोना चांदी ये सब अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे तो ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन यही है कि हमें एक्चुअल ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा ताकि बाहर से ना पैसे हमारे इंडिया के अंदर इन्फ्यूज किया जाए, बाहर से डॉलर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आना शुरू हो जाए। जिस दिन ये आया ना भाई, अपना देश फिर से एक शानदार रैली करेगा, अपना मार्केट का रैली। और ये मंदी का जो दौर है ना, ये बहुत दिन नहीं रहेगा। बस क्या होगा, ये लड़ाई को थोड़ा कम होने दो, मार्केट फिर से एक अच्छा कंडीशन आएगा। आईटी कंपनीज वाले को भाई काम करना पड़ेगा और उसे एआई के फील्ड में घुसना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने घर में सुरक्षित रहें और ऐसे अफवाह की मंदी आने वाला ऐसे चीज़ों से बच कर रहें। थैंक यू, जय हिंद।